आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल के ई क्लासरूम हिंदी साहित्य में स्वागत है। मैं हरिराम भारती आज बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में इकाई 5 का एक पाठ काव्य रीति पर बातचीत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज हम ये समझेंगे कि रीति संप्रदाय क्या है, काव्य रीति क्या है, रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन कौन से थे, रीति संप्रदाय में गुणों का क्या महत्व होता है, और साथ ही हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि रीतिकाल के संदर्भ में रीति संप्रदाय का क्या अर्थ है। तो हम आरंभ करें। सबसे पहले अगर बात करें कि रीति शब्द का क्या अर्थ है, तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखें कि रीति शब्द रिंग धातु में क्विन प्रत्यय के योग से बना है। धातुओं और प्रत्यय के योग से शब्द संस्कृत में बनते हैं, तो जो रिंग धातु में जब क्विन प्रत्यय लगा तो रीति शब्द बना। अब इस शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति देखें कि इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से इस शब्द का अर्थ होता है मार्ग। इसको पंथ कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं, गति कह सकते हैं या प्रस्थान कह सकते हैं। ये सब रीति शब्द के ही पर्यायवाची हैं। अब काव्य शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रीति शब्द के दो अर्थ हमें मिलते हैं। पहला अर्थ मिलता है जिसमें रीति शब्द का अर्थ है काव्य रचना की एक शैली, ढंग, तरीका, मार्ग। काव्य रचना की एक शैली, जैसे कोई कवि सुकुमार मार्ग अपनाता है, कोई विचित्र मार्ग अपनाता है, कोई मध्यम मार्ग अपनाता है। तो ये काव्य रचना के अलग अलग मार्ग हैं। और दूसरा जो अर्थ इसका है वह अर्थ है एक संस्कृत का काव्य शास्त्रीय संप्रदाय जो अन्य रस, ध्वनि, अलंकार, औचित्य, वक्रोक्ति की तरह ही एक संप्रदाय है, और जिसमें इस बात पर विचार किया गया है कि काव्य की आत्मा क्या है। कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण काव्य में जीवन आ जाता है या काव्य काव्य कहलाता है, ऐसा कौन सा तत्व है। तो उसी क्रम में जब विचार हुआ तो कुछ विद्वानों ने, कुछ आचार्यों ने रीति को भी काव्य का अंगी या आत्मा स्वीकार किया।
इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वह 9वीं शताब्दी के कुंतक को माना जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह संप्रदाय बहुत पुराना है। आचार्य भरत मुनि से ही इस संप्रदाय की हमें जानकारी मिलती है। अब जब हम बात करते हैं कि रीति की परिभाषा क्या है, तो विद्यार्थियों 2 उक्तियां आपको याद रखनी है जो वामन की है। पहली उक्ति है विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशेष प्रकार की जो पद रचना या शब्द विन्यास है। पद रचना का मतलब शब्दों का एक विन्यास, विशेष प्रकार के शब्दों का विन्यास रीति कहलाता है। जब कवि विशेष प्रकार के शब्दों को कविता में विन्यस्त करता है तो वह एक रीति कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि पदों में शब्दों में विशेषता क्यों आती है, तो फिर उसका उत्तर उन्होंने दिया कि विशेषो गुणात्मा, कि पदों में या शब्दों में विशेषता गुणों के कारण आती है। अब फिर सवाल उठा कि गुण क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी ऐसे सभी धर्म शब्द के धर्म और अर्थ के धर्म जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती हो वो गुण कहलाते हैं। और एक बड़ा योगदान आचार्य वामन का यह रहा कि उन्होंने शब्द के 10 गुण बताए और अर्थ के भी उन्होंने 10 गुण बताए हैं। तो ये 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुण उन्होंने बताए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रीति की परिभाषा आपको लिखनी है विशिष्ट पद रचना रीति, फिर विशेषो गुणात्मा, और तीसरे नंबर पर गुण क्या है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह आपको बताना है। अब गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 10 गुण कौन कौन से हैं। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि 10 गुण कौन कौन से हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिख लें। लिखें। पहला गुण है ओज, दूसरा प्रसाद, तीसरा श्लेष, चौथा क्षमता, पांचवा समाधि। ओज, प्रसाद, श्लेष, क्षमता, समाधि। छठा माधुर्य, सातवां सौकुमार्य, आठवां उदारता, नौवां अर्थ व्यक्ति और 10वां कांति। ये 10 गुण शब्द में भी होते हैं और यही 10 गुण अर्थ के भी होते हैं। अर्थ में इनकी व्याख्या अलग ढंग से होती है, शब्द में इनकी व्याख्या अलग ढंग से होती है। मतलब शब्द में जब इन गुणों का प्रसंग दिया जाता है तो शब्द की अलग प्रकार की विशेषताएं होती है, और अर्थ में जब इनका प्रसंग दिया जाता है तो इनकी अर्थगत विशेषताएं अलग हो जाती है। अब हम बात करें कि रीति पर वामन के अतिरिक्त और किन किन विद्वानों ने विचार किया है, तो हम देखते हैं कि रीति पर विचार करने वालों में आनंदवर्धन भी एक महत्वपूर्ण विचारक थे। आनंदवर्धन ने माना कि रीति पद संगठना है, पद संगठना रीति। उन्होंने रीति को एक पद संगठना यानी पदों या शब्दों का विशेष प्रकार का संगठन
उनका गठन, उनका समास, गठन संगठन का मतलब समास, आपको पता है समास का मतलब होता है शब्दों का संगठन होना, मिलना, एकत्र होना। उन्होंने कहा कि शब्दों का जो विशेष प्रकार का संगठन है, शब्दों का जो सम्मिलन है, मिलन है, वो ही रीति कहलाता है। और उन्होंने रीति के जो 3 प्रकार थे, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, इन तीनों को उन्होंने समास के आधार पर असमासा, अल्प समासा और दीर्घ समासा नाम दिया। इस तरह से ये रीति अल्प समासा, दीर्घ समासा के रूप में जानी गई। अब हम आगे बढ़ें तो आपको याद रखना है कि कौन सी रीति में समास की क्या स्थिति रहती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें। तो हम देखते हैं कि जो रीति है जब शब्दों के मध्य समास बिल्कुल नहीं हो, यानी वो समासहीन हो, तो ऐसी रीति वैदर्भी कहलाती है। और जब उसमें कम मात्रा में समास हो तो वह पांचाली कहलाती है। और बहुत अधिक समास हो, यानी दीर्घ समासा हो, जिसमें बड़े बड़े समास पद हो, तो ऐसी रीति जो है वह गौड़ी कहलाती है। इस तरह से ये उन्होंने विभाजन किया। फिर आते हैं राजशेखर। राजशेखर ने कहा कि वचन विन्यास क्रम रीति, यानी वचनों का जो विन्यास क्रम है वही रीति कहलाता है। वचनों का जो विन्यास क्रम है वही रीति कहलाता है। वचन विन्यास क्रम रीति, ये आपको याद रखना है कि किसने दिया, राजशेखर ने यह कहा। इसके अलावा फिर कुंतक आते हैं। कुंतक ने जो चित्त संप्रदाय से, वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित है, उन्होंने दंडी के समान ही मार्ग शब्द का प्रयोग किया है। रीति को मार्ग, जिस प्रकार से दंडी और भामा ने रीति को मार्ग कहा, वैसे ही कुंतक ने भी रीति शब्द के लिए मार्ग का ही प्रयोग किया। और उन्होंने सबसे खास काम ये किया कि रीति का प्रादेशिक विभाजन के स्थान पर, जैसे ये पांचाली है, वैदर्भी है, गौड़ी है, ये प्रदेशों के स्थान पर, जो भारत में अलग अलग प्रदेश है उनके स्थान पर विभाजन किया हुआ था, उसके स्थान पर उन्होंने रीति को सबसे पहले कवि के स्वभाव से प्रेरित विभाजन दिया कि कवि के स्वभाव के अनुसार अलग अलग रीति होती है। कवि कुछ सुकुमार रीति वाले होते हैं, कुछ विचित्र स्वभाव वाले होते हैं, कुछ सुकुमार स्वभाव वाले होते हैं, और कुछ विचित्र और सुकुमार के बीच का यानी मध्यम स्वभाव के कवि होते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की रीति मार्ग उन्होंने माना, विचित्र मार्ग, सुकुमार मार्ग और मध्यम मार्ग। तो यह एक कुंतक का बड़ा योगदान कहा जा सकता है। अब हम बात करें कि रीति के प्रकार कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में आपको बता दूं मैं कि अपने हिंदी में ही बात करें तो आप देखेंगे कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उसको अपन देखेंगे तो एक
विचित्र स्वभाव के कवि आपको मिलेंगे। और सुकुमार स्वभाव के कवि की बात करें तो जो ये पंत हैं छायावादियों में, जो सुमित्रानंदन पंत है वो आपको सुकुमार स्वभाव के कवि मिलेंगे। और फिर बात करें मध्यम स्वभाव की, तो मध्यम स्वभाव के कवि आपको प्रसाद मिलेंगे। इस तरह से कवियों का विभाजन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीति के प्रकार की। तो रीति के प्रकारों की बात करें तो ये पुस्तक मेरे पास जो है वो रीति संप्रदाय और उसके सिद्धांत, यानी भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत गणपति चंद्र गुप्त की पुस्तक है। उससे मैंने ये पाठ तैयार किया है। आप भी ये पुस्तक खरीद के पढ़ सकते हैं। और वैसे इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें रीति के प्रकार की। तो रीति के प्रकार जो इसके जो प्रवर्तक हैं आचार्य वामन, उन्होंने रीति के 3 ही प्रकार माने हैं। उन्होंने कहा वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ये अलग अलग भारत के प्रदेश है। विदर्भ प्रदेश भारत में है। इसके अलावा गौड़ प्रदेश है। आपको पता होना चाहिए कि जो विदर्भ प्रदेश है वो आधुनिक वर्तमान में जो विंध्याचल पर्वत है उसके दक्षिण में, यानी विंध्याचल पर्वत के पार जो देश है वो विदर्भ कहलाता है। और बीच का जो देश है वो मध्य देश कहलाता है। और जो उसके पूर्व में जो देश है वो गौड़ कहलाता है, जहाँ पर गौड़ी रीति पाई जाती है। ये वर्तमान में बंगाल का क्षेत्र है, जिसको गौड़ कहते हैं। गौड़ नाम का राज्य था, वो बंगाल में था। गौड़ राज्य की स्थापना शशांक नामक शासक ने की थी, जो भी वर्तमान में बंगाल है। तो वहाँ की जो रीति है, वहाँ की जो काव्य रीति है, उसको वामन ने गौड़ी कहा। इसके अलावा पांचाली जो रीति कहा, उसको मध्य देश की जो रीति है उसको उन्होंने पांचाली कहा है। और जो विदर्भ देश की रीति है, महाराष्ट्र का ही एक अंग है विदर्भ भी वर्तमान में, उस क्षेत्र की जो रीति है उसको उन्होंने काव्य रीति को वैदर्भी कहा। आपको पता है प्राचीन काल में जो हमारा जो ऐसा विभाजन, राजस्थान, यूपी, एमपी ऐसे विभाजन नहीं थे, बल्कि एक मध्य देश था जो वर्तमान में अपना हिंदी भाषी क्षेत्र है, वह मध्य देश कहलाता था। इसके उत्तर में हिमालय था, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत था, पश्चिम में कुरुक्षेत्र था और पूर्व में प्रयागराज था। इस तरह से ये बीच का जो मैदानी भाग था ये पूरा का पूरा मध्य देश कहलाता था। और जो विंध्याचल पर्वत था वो गंगा के मैदान और दक्षिण के जो पठार हैं उनको विभाजित करता था। और इसी तरह से ये जो क्षेत्रीय आधारों पर भारत बटा हुआ था। ये आधुनिक विभाजन जो राज्यों के हैं ये ऐसे उस समय नहीं थे। अब हम बात करें तो हम देखते हैं कि रीति के प्रकारों की बात करें तो देखते हैं कि समग्र गुणा वैदर्भी, आचार्य वामन ने कहा कि जिसमें सभी गुण पाए जाते हों वह रीति वैदर्भी होती है। यानी जिसमें 10 काव्य गुण और 10 शब्द गुण पाए जाते हों वह वैदर्भी कहलाती है। और उन्होंने एक दूसरी बात ये महत्वपूर्ण की कि वर्षों के आधार पर विभाजन कर दिया कि जिस रीति में ओज गुण हो वह समास बहुल पद रचना होती है उसमें, और अर्थ की प्रौढ़ता होती है। यानी
ओज का जो अगर शब्दगत अर्थ देखें तो उसका मतलब होता है उसमें समास बहुल होता है, उसके शब्दों में बहुत ज़्यादा समास पाए जाते हैं। और अर्थ की दृष्टि से देखें तो उसमें अर्थ की जब प्रौढ़ता होगी तो वह अर्थ का ओज कहलाएगा। और शब्द का ओज यानी समासों की बहुलता का पाया जाना कहलाएगा। अब बात करें इसी तरह से 10, ये मैंने आपको पहले बताया कि 10 प्रकार के गुण होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। उनमें से प्रसाद गुण तो हम तो 3 ही जानते हैं वैसे तो, कि ओज है, प्रसाद है, माधुर्य है, ये 3 मानते हैं। लेकिन इन 3 के अलावा भी बाकी गुण हैं, जैसे श्लेष है, समता है, समाधि है, माधुर्य है, उदारता है, ये गुण भी पाए जाते हैं। अब इन्हीं रीतियों को बाद में कुछ और जो विद्वान हुए उन्होंने इस 3 रीतियाँ ही थी, उन 3 रीतियों के अंदर उन्होंने और रीतियों को जोड़ा, जैसे कि जो वामन थे, आचार्य वामन, उन्होंने पांचाली की कल्पना की और रुद्रट ने चौथी रीति यानी लाटी की कल्पना की। लाटी, ये चौथी जो रीति है वो रुद्रट की बताई हुई थी। इस तरह से कुल रीतियाँ कितनी हो गई? 4 रीतियाँ हो जाती है कि नंबर 1 वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। इस तरह से 4 रीतियाँ हो जाती है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि रीतियाँ कितनी हैं? 4 हैं। वैसे 3 तो वामन ने ही उसकी कल्पना कर ली थी, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, और जो चौथी रीति है वह रुद्रट ने कल्पना की थी, जिसका नाम है लाटी। ये देशों के आधार पर है। अब रीति की जो रीति संप्रदाय है उसकी बात करें कि रीति संप्रदाय क्या है, तो हम देखते हैं कि आचार्य जो भरत थे, भरत मुनि जिसको काव्य शास्त्र का जनक कहा जाता है, वो भरत मुनि के समय से ही रीतियों का प्रादुर्भाव हो गया था। रीतियों का प्रादुर्भाव भरत मुनि के समय से ही हो गया था और भरत मुनि ने रीति को प्रवृत्ति कहा था। रीति को उन्होंने क्या कहा? प्रवृत्ति, यानी मनुष्य की अलग अलग प्रकार की जो वृत्तियां होती है, गुण होते हैं, उसके आधार पर उन्होंने इसको प्रवृत्ति कहा। क्योंकि भरत मुनि मूल रूप से एक नाटककार थे, नाट्य शास्त्र के रचयिता थे, इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो मंचगत आवश्यकताएं होती है, जैसे कि वेश विन्यास है या विलास विन्यास है, वचन विन्यास है, उसके आधार पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के पात्रों के लिए अलग अलग प्रकार की रीतियों की कल्पना की थी। और उन्होंने 4 प्रकार की रीतियाँ, प्रवृत्तियाँ, उन्होंने रीति नहीं कहा, उन्होंने प्रवृत्ति कहा। और 4 प्रकार की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी बताई थी? भौगोलिक आधार पर आवंती प्रवृत्ति, दाक्षिणात्य प्रवृत्ति, मागधी प्रवृत्ति और पांचाली प्रवृत्ति। इसको उन्होंने वेशभूषा के आधार पर, क्योंकि अलग अलग देश के जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार का वेश पहनते हैं वहाँ की भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुसार, इस आधार पर उन्होंने इस प्रवृत्तियों का विभाजन किया था। जैसे कि आप मारवाड़ में जाएंगे तो वहाँ के लोग अलग प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, बंगाल में जाएंगे तो वहाँ लोगों के वस्त्र पहनने का तरीका वातावरण के अनुसार चेंज हो जाता है। तो ये बात हुई थी। उसके बाद में बात करें तो फिर आचार्य भरत के बाद में 6ठी शताब्दी में भामह हुए। भामह जो कि अलंकार शास्त्र के अलंकारवादी थे और अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे और काव्य में सौंदर्य का आधार अलंकार को मानते थे। उन भामह ने रीति को मार्ग कहा और उन्होंने 3 मार्ग बताए, एक तो वैदर्भ मार्ग, गौड़ मार्ग, 2 ही मार्ग बताए उन्होंने, एक तो वैदर्भ मार्ग और गौड़ मार्ग। फिर दंडी हुए, उसके बाद में दंडी ने फिर दंडी भी एक अलंकारवादी थे, तो उन्होंने भी अपनी परंपरा में मार्गों में जो वैदर्भ मार्ग है उसको उन्होंने उत्तम कहा
कि जो वेदर्भ रीति है उसको उन्होंने उत्तम कहा और गौड़ रीति को निकृष्ट कहा। यानी उसका अर्थ था कि जो गौड़ी रीति होती है वो निकृष्ट होती है, यानी उसमें दोष पाए जाते हैं, अर्थगत दोष और शब्दगत दोष पाए जाते हैं, जबकि जो वेदर्भ रीति है वह उत्तम होती है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से वेदर्भ मार्ग को उन्होंने 10 गुणों वाला माना था। फिर 9वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि आचार्य वामन हुए, उन्होंने एक सुव्यवस्थित ढंग से रीति को एक संप्रदाय का रूप दिया और उन्होंने अब तक जो दंडी और भामह की 2 चली आ रही थी, वेदर्भ और गौड़ मार्ग, ये 2 रीतियाँ चली आ रही थी, 2 मार्ग चले आ रहे थे, इन्हीं मार्गों को उन्होंने रीति कहा। वामन ने सर्वप्रथम जो भरत की जो प्रवृत्ति थी और जो भामह और दंडी के जो मार्ग कहलाते थे, उन्हीं को आचार्य वामन ने 9वीं शताब्दी में काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति नामक ग्रंथ में, उनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्र, उसमें उन्होंने इसको रीति शब्द दिया और उन्होंने कहा कि रीति काव्य की आत्मा है। और उन्होंने तीसरे भेद की भी कल्पना कर ली जिसका नाम उन्होंने दिया पांचाली। रीति का तीसरा भेद पांचाली उन्होंने किया। फिर बाद में आते हैं रुद्रट। रुद्रट लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के ही विद्वान थे। उन्होंने रुद्रट ने समास के आधार पर, जैसे हमने पहले बताया कि जो समासहीन होगी वह वेदर्भी रीति होगी और जो जिसमें लघु समास होगा वह पांचाली रीति होगी और जिसमें दीर्घ समास होगा वह गौड़ी रीति होगी। ये तो किया ही, और साथ में उन्होंने एक चौथी रीति की भी कल्पना की जिसका नाम उन्होंने लाटी रखा। और लाटी के अंदर मध्य समास की बात उन्होंने कही, यानी पदों के बीच में, शब्दों के बीच में जो समास आपस में मिलन की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर इन रीतियों का विभाजन उन्होंने किया। जैसे समास का तो अर्थ आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, पहली छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि समास किसे कहते हैं, कि 2 शब्दों को व्याकरण के नियम के अनुसार जब हम मिला करके छोटा कर देते हैं, संक्षेप कर देते हैं, उनको मिला देते हैं व्याकरण के नियमों से, तो वो समास कहलाता है। इसका सीधा सा अर्थ है, समास शब्द का मतलब होता है शब्दों का, पदों का आपस में मिलाना, आपस में मिलाना ही, शब्दों का योग करना ही समास कहलाता है। जैसे समाज लोगों का मिलन है और समाज शब्दों का मिलन है। आप यूँ समझे कि समाज जहाँ लोगों का आपस में मिलान है, लोग अपने मतभेद भुलाकर आपस में रहते हैं, मिल करके रहते हैं, तो वह समाज कहलाता है। और जब शब्द आपस में अपने मतभेद भुला करके, अपने गुणों को भुला करके और आपस में मिल करके रहते हैं, तो एक नया शब्द नया अर्थ देने वाला शब्द बन जाता है जिसको समास कहते हैं। जैसे प्रेम और सागर 2 अलग अलग शब्द है, अब दोनों शब्द आपस में मिल गए और प्रेम सागर बन गया, तो इसका अर्थ हो गया प्रेम का सागर, प्रेम सागर। यहाँ का लोप हो गया, अपने का विभक्ति है उसका लोप हो गया। इसी तरह से 4 प्रकार के समास अपने यहाँ माने गए हैं। नंबर 1 तो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जो पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे 2 पद होंगे, जैसे प्रतिदिन। अब दिन शब्द में जो अर्थ की दृष्टि से जो पद प्रधान है प्रतिदिन शब्द में, आप देखें जैसे मान लो ये प्रतिदिन शब्द है, इस प्रतिदिन शब्द में प्रति अर्थ की दृष्टि से प्रधान है और प्रति एक अव्यय है। अव्यय यानी देश काल और देश काल आदि रूपों में जो परिवर्तित नहीं होता है वह शब्द अव्यय कहलाता है। जिसमें अव्यय यानी व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, उसका रूप नहीं बदलता है, यह एक प्रकार का अविकारी शब्द है, इसमें कोई विकार नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं प्रति। तो यहाँ प्रति शब्द से इस शब्द का अर्थ निकल रहा है, पूरे शब्द का प्रतिदिन का अर्थ जो है वो प्रति शब्द से निकल रहा है। तो अर्थ की दृष्टि से कौन सा पद प्रधान हुआ? प्रति, इसलिए इसको अव्ययी भाव समास हम कहेंगे। इसी तरह से बात करें अपन कि दूसरा जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कोई न कोई एक विशेषण पाया जाता है। जैसे बात करें निशाचर,
निशाचर। निशाचर। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो दूसरा जो पद है वो प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है कि निशाचर यानी रात्रि में विचरण करने वाले निशाचर कहलाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा पद इसमें प्रधान हो गया। और तीसरा जो होता है वो समास होता है अपना, ये तो हो गया आपके तत्पुरुष समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है जैसे कि कर्मधारय समास का में क्या होता है, उपमेय उपमान होता है कि एक तरफ तो एक शब्द तो उपमेय होता है और दूसरा उपमान होता है। यानी एक शब्द तो ऐसा होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और दूसरा वो शब्द जो विशेषता बताता है, जैसे कि नवरात्र। अब ये नवरात्र है यानी रात शब्द की विशेषता बता रहे हैं। रात्र जो संख्या में कितनी है, 9 है, तो 9 शब्द एक विशेषता हो गया। इसी तरह से एक शब्द है छुट भैया। छुट भैया, छुट भैया, तो यहाँ पर भैया शब्द की विशेषता क्या बताई जा रही है, छुट, यानी वह छोटा भाई है। छुट भैया, छोटा है भाई जो, छोटा है भाई जो। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास में द्विगु समास भी निहित हो जाता है। जो द्विगु समास है जिसमें एक संख्या आती है शुरू में, वह भी इस कर्मधारय समास के अंतर्गत ही समाविष्ट हो जाता है। और चौथा जो अपने आता है समास, वो समास होता है, चौथा जो समास होता है वो होता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या, द्वंद्व यानी दोनों ही पद अर्थ की दृष्टि से प्रदान होते हैं। जैसे हरिहर। हरिहर यानी हरि यानी विष्णु, हरि यानी शंकर, तो दोनों ही हरिहर शब्द में दोनों ही जो पद हैं वो प्रधान है, दोनों पद प्रदान होते हैं। जैसे अन्न जल, एक शब्द है अन्न जल, अन्न जल यानी अन्न और जल, यानी दोनों ही प्रधान है, दोनों ही शब्द अर्थ की दृष्टि से प्रधान है। गाय बैल, इस तरह से शब्द होते हैं। तो ये समास के आधार पर रीतियों का जो वर्गीकरण है वो रुद्रट करते हैं और कहते हैं। आनंदवर्धन ने भी इसी को माना है, आपको बता दें। और साथ में वो कहते हैं कि भाई जो रीतियाँ होती है, ये चारों रीतियाँ हैं वो समास के आधार पर, शब्दों के समास के आधार पर ही विभाजित होती है। अब उसके बाद में हम करें बात कि रुद्रट ने एक महत्वपूर्ण काम ये भी किया कि उन्होंने रीति को रस से संबद्ध किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको श्रृंगार रस का वर्णन करना है तो वैदर्भी और पांचाली रीति को अपनाएं, यानी ऐसे समासों का प्रयोग करें जो कम से कम हो और बहुत ही थोड़ी मात्रा में हो, अगर हो तो थोड़ी मात्रा में हो। अगर शब्दों में समास कम हो, थोड़ी मात्रा में हो, तो श्रृंगार और करुण रस का वर्णन उसमें हो सकता है। अगर समास बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ रौद्र रस यानी वीर रस जैसे उत्साह भावों का वर्णन होता है, जिसमें समास बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे गोड़ी रीति। ऐसी कविता जिसमें बहुत ज़्यादा समास आते हो, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। अब ये एक रौद्र या वीर रस की कविता है, तो इसमें हम देखते हैं कि समास बहुत ज़्यादा है शब्दों के बीच में। उसके बाद में 9वीं शताब्दी में एक विद्वान होते हैं राजशेखर। राजशेखर कहते हैं कि जो रीति होती है उसको उन्होंने 3 तरह की चीज़ों से समझाया। उन्होंने कहा कि अगर वचनों का विन्यास क्रम कविता में हो तो वह रीति कहलाता है, अगर वेश विन्यास क्रम हो तो वो प्रवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्ति यानी अलग अलग देशों के लोग अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, तो उनकी जो पहनने का जो ढंग है वो प्रवृत्ति कहलाता है। तो वेश विन्यास क्रम होगा वो प्रवृत्ति कहलाएगा, और विलास विन्यास क्रम है वो वृत्ति कहलाएगा। कि लोगों के जो
आनंद मनाने की जो क्रियाएं होती है, सुख मनाने के जो सुख भोग होते हैं, वो विलास कहलाते हैं। अब लोगों के अलग अलग पेशों के आधार पर अलग अलग प्रकार के उनके वृत्तियां होती है। जैसे आदमी जितना कमाता है उसी हिसाब से अपना विलास करता है। किसी गरीब है वो छोटी कम मात्रा में और सामान्य चीज़ों से ही आनंद उठाता है, और अमीर होता है उसके आनंद उठाने के तरीके अलग होते हैं। तो ये चीज़ें जो विलास की वस्तुएं हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है। तो उन्होंने नाटकों के क्रम में ये बताया कि विलास का जो विन्यास क्रम है वह उसकी वृत्ति या जीविका कहलाती है। उसी तरह से जो प्रवृत्ति है वह वेश विन्यास क्रम, यानी देश के आधार पर व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब, वो जैसा देश होगा वैसा ही उसका वेश होगा। चाहे दक्षिण में आप चले जाइए, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो अमीर से अमीर आदमी है वह भी ऊपर कुछ नहीं पहनता है कपड़ा, ऊपर कमर से ऊपर कुछ भी कपड़ा नहीं पहनता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है। चाहे वो कितना ही रईस हो, लेकिन वो कपड़े ऊपर नहीं पहनेगा, और नीचे पहनेगा तो लुंगी पहनेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब आप कश्मीर में चले जाएँ, वहाँ गरीब से गरीब आदमी भी ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनेगा, क्योंकि वातावरण के अनुसार वो कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से वचन विन्यास क्रम है वह रीति कहलाता है। बोलने में जो विन्यास है वो रीति कहलाता है। तो ये राजशेखर ने कहा। उसके बाद में जो आचार्य हुए इस रीति संप्रदाय में, वो 10वीं शताब्दी में कुंतक ने रीति पर विचार किया, और कुंतक ने एक महत्वपूर्ण काम ये कहा। उन्होंने कहा कि जो रीति है वो प्रदेश के आधार पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रीति है वो कवियों के स्वभाव के आधार पर होनी चाहिए। कवियों की जो रूढ़ियाँ हैं, उनके स्वभाव है, उनकी जो विचारधारा है, उसके आधार पर रीति होती है। तो उन्होंने 3 प्रकार की रीति बताई: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। उन्होंने वेदर्भी जो रीति है जिसमें कम समास होते हैं, समासहीन होती है, उसको उन्होंने कहा सुकुमार मार्ग। जैसे भी पंत जी की कविता में आप देखेंगे कि समास अपेक्षाकृत कम होते हैं, और जिस रीति में मतलब बहुत ज़्यादा समास हो, वह गौड़ी रीति कहलाएगी। ठीक है। और गौड़ी रीति का उदाहरण है जैसे निराला की आप राम की शक्ति पूजा पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा समास है। वीर रस की कविता है तो समास बहुत ज़्यादा है। अभी आपने पेशोला की प्रतिध्वनि पढ़ी थी तो उसमें भी समास बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरह से उसको अपन समझ सकते हैं। और विचित्र मार्ग में क्या होगा कि पांचाली रीति अपनाई जाएगी। पांचाली रीति में वो समास कम हो, बिल्कुल समास मतलब मध्य होंगे, थोड़े कुछ पंक्तियों में समास होंगे, कुछ में नहीं होंगे। तो इस तरह से ये उन्होंने किया। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो हिंदी के जो आचार्य हुए हैं, बाद में हिंदी के जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने रीति पर क्या विचार प्रकट किया है। तो हम देखते हैं कि जो केशवदास हैं, जिनको रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है, उन्होंने अपने रामचंद्रिका और अन्य ग्रंथों के अंदर रीति के स्थान पर भरत की जो वृत्तियां हैं उनको लिया है। भरत की जो 4 वृत्तियां थी ना, आवंती, दाक्षिणात्य, मागधी और पांचाली, केशवदास ने वामन की रीति को नहीं माना, बल्कि भरत की प्रवृत्तियों को ही समझा है, या उसका वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। आपको पता है कि वो बहुत बड़े आचार्य थे केशवदास। उन्होंने कविप्रिया, रसप्रिया, छंदमाला जैसे ग्रंथ लिखे थे। तो उसमें उन्होंने जो विचार किया है वो भरत की प्रवृत्ति का किया है, न कि वामन की रीति का किया है। उसके बाद में चिंतामणि आते हैं। चिंतामणि ने कुंतक का अनुसरण किया और इसे कवि स्वभाव के रूप में ग्रहण किया। अभी हमने बात की, कुंतक ने 3 प्रकार की रीतियाँ मार्ग बताए थे: सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्यम मार्ग। तो अपने जो ये चिंतामणि जी थे, उन्होंने कवि स्वभाव से संबंधित इस रीति को किया। हालांकि रीतिकाल कहलाता है, लेकिन वामन की रीति यहाँ पर ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाई गई, जो कि इसके प्रवर्तक थे। उसके बाद में बात करें कुलपति देव और भिखारी दास, इन्होंने भी रीति का बहुत कम वर्णन अपने ग्रंथों में किया, अपने लक्षण ग्रंथों में किया, और किया भी तो बड़ी ही मितव्ययतापूर्व किया, बहुत कम किया, और वामन के दृष्टिकोण की उन्होंने उपेक्षा की। इस तरह से हम देखते हैं कि रीति का एक संप्रदाय आरंभ से ही भरत से लेकर के अपने हिंदी के आचार्यों तक चला आता है। तो विद्यार्थियों, यह आपका संस्कृत में रीति
संप्रदाय के बारे में जानकारी थी और हमने ये समझा कि रीति क्या होती है, उसका क्या महत्व है। कल फिर एक अन्य नए विषय पर हम बातचीत करने के लिए पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।